हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेज पेमेंट प्लान या जो सिस्टम होते हैं वेज पेमेंट के। तो कैसे कैसे प्लान किया जाता है वेजेस को। दो तरीके से वेज पेमेंट दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम रेट सिस्टम, जो कि नॉन इंसेंटिव बेस प्लान होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि कितना टाइम के अंदर, यानी कि कितना किसी वर्कर ने कितना घंटे काम किया है और एक घंटे का कितना पेमेंट है। तो आवर के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते हैं। या पीस रेट सिस्टम, जो कि इंसेंटिव वेज प्लान होता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीस के लिए इतना अमाउंट है, देन किसी वर्कर ने इतना पीस इतने टाइम इतना पीसेस बनाए हैं, तो उसको पीसेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलता है। तो इनकी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी डिसएडवांटेजेस है, अपने यूज है, कहाँ कहाँ पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो टाइम रेट सिस्टम क्या होता है, पीस रेट सिस्टम क्या होता है, देन उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एंड कहाँ पे यूज होता है, एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो देखते हैं कि पहले जो टाइम रेट सिस्टम है, ये कि एक ओल्डेस्ट मेथड है वेज पेमेंट का। इस मेथड के अंदर जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम वर्कड, यानी कि कितना टाइम के लिए उसने काम किया है। यह ध्यान में रखा जाता है कि एक टाइम फिक्स टाइम के बाद में वेज दिया जाता है। तो वर्कर को ये पता होता है कि किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसको पेमेंट मिलेगा और वेज कैलकुलेट किया जाता है। वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर वर्कड इनटू रेट ऑफ पर आवर, यानी कि एक आवर का कितना रेट है और कितने घंटे उसने काम किया है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि कोई किसी वर्कर को पे किया जाता है 50 रुपये पर आवर, 50 रुपये पर आवर पेमेंट है। देन उसने 100 आवर काम किया है, तो वेज क्या हो जाएगा, 100 × 50 इज इक्वल टू 5000 हो जाएगा 100 घंटे के लिए, क्योंकि एक घंटे का मिल रहा है उसको 50 रुपये। देन एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात तो ये सिंपल है, क्योंकि इजी है, सिंपल है, वर्कर भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, इस मेथड को इजीली अपनी अर्निंग्स क्या है, कितना उसको पेमेंट मिलेगा, इजीली कैलकुलेट कर पाएगा। देन ये रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी एक अनदर एडवांटेज है इस मेथड की, क्योंकि रेगुलर अर्निंग होती रहती है एंड फिक्स्ड है अर्निंग। इसमें अनसर्टेनिटी कम होती है, किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी कम होती हैं। जो वर्कर रेगुलर अर्निंग लेते रहते हैं और प्लान करते हैं जो भी वह खर्चे या एक्सपेंडिचर है एडवांस में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन अर्निंग, यानी कि उसको कितना अर्निंग होगा उसी के ही बेस पे अपने एक्सपेंडिचर को प्लान कर सकता है कोई भी वर्कर। नेक्स्ट क्लैरिकल वर्क, जो वर्कलोड है क्लार्क एंड अदर ऑफिशियल, इसमें कम हो जाता है, इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कितना काम किया है। देन अमाउंट ऑफ वेज, इस मेथड के अंदर जो एम्प्लॉयज प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेज को एडवांस में ही, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो प्रिडिक्ट करता है लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस विद एक्यूरेसी विच मेक द अरेंजमेंट ऑफ फंड वेरी इजी। तो इस तरीके से एक एडवांटेजेस है, यानी कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो कि जिनका बिजनेस है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि हाँ इतने घंटे कोई वर्कर काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इतने वर्कर हमारे सिस्टम में काम करेंगे, तो हमें मंथली इतना सैलरी देना पड़ेगा वर्कर को, तो इतना तो हमें फिक्स्ड है। और ये अपना जो भी एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी उनका फंड्स है जो भी रेज किए जाते हैं मंथली या जो भी है टाइम के साथ में, तो उसको मैनेज करने में इजी रहेगा किसी मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए। देन क्वालिटी, जब कोई भी वर्कर है, इसमें क्वांटिटी को मैटर नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो भी वर्कर काम करेगा वो क्वांटिटी को नहीं देखेगा, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करके चलेगा, उसके पास में प्रेशर नहीं होगा ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, तो वो एक अच्छी क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए काम करेगा। देन प्रोटेक्शन, जो वर्कर होते हैं श्योर होते हैं कि उनको इतना अमाउंट मिल जाएगा, इस तरीके से वो अपना एक्सपेंडिचर प्रिडिक्ट कर देते हैं, अपना फैमिली बजट बजट बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड प्रोटेक्ट करता है, जो कि वेजेस को प्रोटेक्ट करना, ट्रेनिंग या एज जो हो रखी है एम्प्लॉयर की, एक जो कि किसी टेम्परेरी यानी कि कुछ टाइम के लिए बीमार हो जाते हैं, तो इस तरीके से वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है। देन नो वेस्टेज,
अगर इसमें क्वांटिटी को कंसिडरेशन नहीं दिया गया है ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें क्वालिटी यानी कि टाइम को देखते हैं, क्वांटिटी को, पीस को नहीं देखते हैं, तो जो वर्कर काम करेंगे वो क्वालिटी को ज़्यादा देखेंगे तो वेस्ट हो रहेगी, क्योंकि जल्दीबाजी में जब भी हैंडलिंग कर रहे हैं मटेरियल के साथ में तो प्रॉपर नहीं होगा। बट अगर उनको नहीं होगा क्वांटिटी का कंसर्न, तो वो क्या करेंगे, जो अवॉइड करेंगे वेस्टफुल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, जो मशीन या जो भी टूल्स हैं वेस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। देन प्रेफरेंस, इस तरीके से जो टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट का है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। इसमें जो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसी को दोनों का ही एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो भी एफिशिएंट या इनएफिशिएंट है या कैसा भी वर्कर है, तो ये प्रेफर किया जाता है। वर्कर भी इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके बीच में कोई शोषण नहीं होता है, और ट्रेड यूनियन भी इनको इसी मेथड को प्रेफरेंस देती है। ये एक पॉपुलर मेथड है क्योंकि ये एक माना जाने वाला और एक प्रैक्टिस किया हुआ, जो कि एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं इससे, एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं वो भी खुश रहते हैं, और जिनकी कंपनी है वो भी खुश रहता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच दोनों ही के लिए बेनिफिट है इस मेथड से। देन लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें जो एवरी वर्कर अपने सिंसियर के साथ में ड्यूटी करेगा, ऑनेस्टली ड्यूटी करेगा, तो इसमें कम इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई भी अच्छाई होगी कहीं ना कहीं तो उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं। तो क्या क्या होंगी, तो लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर एफिशिएंसी, जो मेजर डिसएडवांटेज है इस सिस्टम की, तो लैक ऑफ इंसेंटिव, इसमें क्या है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को इक्वली ट्रीट किया जाता है और इक्वली पेमेंट दिया जाता है सेम काम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें इंसेंटिव प्रोविजन नहीं है। देन इसमें सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि नीड फॉर मोर सुपरविजन, क्योंकि जो कई बार क्या होता है वर्कर केयरलेस हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर काम को लेके, क्योंकि उनको पता है कि फिक्स इतना घंटे मैंने कंपनी में समय व्यतीत करा, इसमें स्पेंड किया, तो क्या होगा कि मुझे अपना उसके बाद मिल जाएगा पेमेंट, तो वो अपना अवॉइड करते हैं काम करना। तो उसके लिए सुपरवाइजर होता है जो कि उसको देखता रहता है कि कोई खाली तो नहीं बैठा है वर्कर, तो इस तरीके से सुपरवाइजर की रिक्वायर्ड होती है। देन लॉस ऑफ एफिशिएंसी, अगर यहाँ पे मान लो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट जो कि वर्कर है उनके बीच में कोई इंसेंटिव नहीं होगा एफिशिएंट वर्कर को, तो इसकी वजह से हो सकता है कि मोरल किसी वर्कर का जो कि एफिशिएंट था बट उसको उतना ही मिल रहा है जितना कि एक इनएफिशिएंट वर्कर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी एफिशिएंसी को कम कर देगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा एफिशिएंट वर्कर का। तो इस तरीके से एफिशिएंसी कम हो जाती है। देन डिफिकल्ट असेसमेंट ऑफ वर्क, यानी कि जो रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट नहीं होती परफॉर्मेंस करने के लिए, या जो आउटपुट है उसके रिकॉर्ड करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो इसलिए डिफिकल्ट है कि वर्कर की एफिशिएंसी को, इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो इंडिविजुअल की जो क्या परफॉर्मेंस है उसको नहीं एसेस किया जाता। लॉस ऑफ प्रोडक्शन, कई बार क्या होता है केयरलेसनेस, यानी कि जो वर्कर केयरलेस बरतते हैं, या स्लैकनेस का लोग खाली रहते हैं, आइडल रहते हैं, तो वर्कर और मैनेजमेंट कई बार जिसकी वजह से क्या होता है लॉस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में कमी आती है। देन रिड्यूस मोरल, वही क्या है कि इस मेथड से जो मोरल ऑफ वर्कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कई बार क्या है कि जो एफिशिएंट वर्कर भी इनएफिशिएंट वर्कर के लेवल का काम करता है। देन सूटेबिलिटी ऑफ टाइम रेट, कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे यूज होगा, या वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे जो काम है वो वेरी नेचर का हो, यानी कि वेरी होता रहता हो, वो स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस डिफिकल्ट हो सेट करना, ठीक है। और वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ द गुड्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे मेंटल वर्क इज इन्वॉल्व, जहाँ पे दिमागी कार्य ज़्यादा हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पॉलिसीज मेकिंग में यूज होता है। देन जहाँ पे ट्रेड यूनियन स्ट्रोंग हो एंड अपोज दी
यानी कि जहाँ पे जो कि ट्रेड यूनियन स्ट्रोंग और अपोज करती हो आउटपुट रिलेटेड पेमेंट को, जो कि गलत होता है कई बार। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये वहाँ पे यूज होता है हाईली स्किल्ड या कम्पिटेंट मन पावर इज एम्प्लॉयड, जिसमें कि रिक्वायरमेंट नहीं होती है ज़्यादा सुपरवाइजर कंट्रोल करने की क्लोजली, यानी कि पूरा एक एक चीज़ को देखे सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे डिफ़िकल्ट टू फिक्स द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम फॉर डूइंग ए जॉब। ठीक है, जो टाइम स्टैंडर्ड को फिक्स करना, मतलब एक किसी काम के लिए वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड जहाँ पे जॉब रिलेट करती है ऑफिशियल या क्लरिकल काम, इस तरीके से जहाँ वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे जैसे कि कलेक्टिव एफर्ट्स है, किसी ग्रुप या वर्कर के जरूरी हो जाते हैं किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्कर या फिर एक जो भी मैनेजमेंट है, तो एक एक काम को करने के लिए कई सारे कलेक्शन ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे यूज होता है। एंड उन मशीन या इक्विपमेंट्स एंड टूल्स में जहाँ पे प्रोडक्शन आर डेलिकेट एंड वेरी कॉस्टली, जहाँ पे प्रोडक्शन जो है, जो डेलिकेट सिस्टम है और कॉस्टली सिस्टम है, तो वहाँ पे यूज होता है जहाँ भी मशीन एंड इक्विपमेंट डेलिकेट यूज किए जाते हैं, यानी कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड एंड डिमांड हायर डिग्री ऑफ स्किल, जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। देन पीस रेट सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को पे किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ आउटपुट या अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना उसने काम किया है, उसकी आउटपुट किया है, उसी के बेस पे उसको पेमेंट दिया जाता है। इसमें क्या है, अर्निंग ऑफ वर्कर इज जो कि गवर्न की जाती है ऑन दी बेसिस ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी उसने कितना प्रोड्यूस किया है, तो वेज रेट पर प्राइस उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलता है। तो ये रेट ऑफ वेज फिक्स्ड होता है एडवांस में, तो टाइम इसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है सिस्टम में। तो इस तरीके से इसको देखते हैं कि जो वर्कर जो कि मोर देन एवरेज टाइम जो अगर ले रहा है, यानी कि जो कोई वर्कर है एवरेज से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। जो अर्निंग है वर्कर की डिपेंड करती है अपॉन दी स्किल ऑफ दी, जो वर्कर की स्किल है, इंडिविजुअल स्किल एंड एफिशिएंसी के ऊपर वर्कर की जो भी अर्निंग डिपेंड करती है। तो इस सिस्टम के अंदर जो सुपीरियर वर्कर होगा, जो एफिशिएंट वर्कर होगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जबकि जो इन्फीरियर होगा, जिसको कम एफिशिएंट होगा, उसको कम वेज मिलेगा। तो इस तरीके से जो जितनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो उसी को ही हायर पेमेंट मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे है, वेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट ऑफ यूनिट, कितना नंबर ऑफ प्रोड्यूस किया किसी वर्कर ने और एक यूनिट का कितना प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, रेट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर 50 रुपीज पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट का प्राइस 50 रुपीज है। एंड मान लें किसी वर्कर ने 10 यूनिट्स बनाई है, तो वेज क्या हो जाएगा, 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500। ठीक है, देन एडवांटेजेस क्या है, इसमें एडवांटेज ये अच्छाई है कि इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि जो भी वर्कर है काम करने वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि एफर्ट्स लगाएगा प्रोड्यूस करने में, तो इसलिए आउटपुट डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सिंपल है, यानी कि वेज आर बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस टू बाय द वर्कर, इसलिए जो वर्कर और मैनेजमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेज को, तो इस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को प्लान कर सकते हैं। देन बेटर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, इसमें क्या रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज इसमें इम्प्रूव होता है, एज द रेट ऑफ वेज इज प्रिस्क्राइब्ड इन एडवांस एंड देर इज नो चांस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। अगर उनको ये कर दिया कि फिक्स्ड रेट है, इस रेट पे तुम्हें काम करना है, वो एम्प्लॉयर बताते हैं एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयर जो भी होते हैं वो मान जाते हैं, तो उनको पता रहता है एडवांस में कि हमें इतना एक पीस के लिए मिलेगा, तो इजीली वो अपना कर सकते हैं कैलकुलेशंस। देन प्रॉपर यूज ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, हर एक वर्कर ट्राई करेगा प्रोड्यूस करने के लिए मोर एंड मोर, तो इस तरीके से एफिशिएंट यूज करेगा टूल एंड इक्विपमेंट का। बेनिफिट होगा कंज्यूमर को, क्योंकि लार्ज स्केल आउटपुट बढ़ जाएगी, यानी कि
लार्ज स्केल पे आउटपुट यानी कि आउटपुट जो हो रही है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से जो प्राइस है उसका कम हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, और कंज्यूमर को चीपर रेट पे कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है। देन मोटिवेशन, जो एम्प्लॉय मोरल हाई होता है एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सेटिस्फैक्टरीली होते हैं, और इसमें कंप्लेंट के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरीके से जो वर्कर को पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं अगर वो अपना काम से सेटिस्फाई है, मतलब जितना उन्हें रिजल्ट दिया उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट दिया जाता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन कंपेरेटिवली लेस होती है, क्योंकि इसमें जो वर्कर अपने आप ही काम करना चाहते हैं, अपने आप ही काम करते हैं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स डाउन विद द लार्जर आउटपुट बिकॉज द बर्डन ऑफ कॉस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट। जब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे कम टाइम में, तो टोटल जो कॉस्ट है ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉस ऑफ हेल्थ, क्योंकि जो वर्कर है काम करेंगे तो अपने आप से वो ये दिखाएंगे कि मुझे काम करना है, काम करना है। कई बार क्या है, अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हैं, केयरलेस की वजह से उनको अफेक्ट करती हैं, कई बार हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। लॉस ऑफ वेजेस, इफ जो वर्कर एब्सेंट हो जाए किसी बीमारी की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से, जिसकी वजह से उसको काम का पैसा नहीं मिलेगा। देन लॉस ऑफ क्वालिटी, अगर मान लो आउटपुट इंक्रीज करनी है तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जो वर्कर है अपना क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, कितना नंबर ऑफ यूनिट पे ध्यान देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी को कंप्रोमाइज करते हैं, यानी कि क्वालिटी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय या डिग्रेडेड हो जाती है, यानी कि कम रहती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिन्यूमरेशन, इसमें क्या है, वेज लिंक्ड होता है आउटपुट के साथ में, यानी कि जितना आउटपुट होगा उतना ही हाँ वो वेज मिलेगा। तो इस तरीके से जो ऑलवेज अनसर्टेन एंड इनएग्जैक्ट आता है, जो एम्प्लॉय है काम कर रहे हैं उसको एक श्योरिटी नहीं होती है जो भी कितना उनको पैसा मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, इस सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्कर का अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं वर्कर और मैनेजमेंट में, क्योंकि इवन ट्रेड यूनियन भी इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं करती है, पीस रेट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। रिड्यूस्ड अर्निंग, जो कि फोर्स्ड यानी कि फोर्स स्टॉपेज ऑफ वर्क में भी रिड्यूस्ड अर्निंग ऑफ द वर्कर अनलेस देयर इज ए प्रोविजन ऑफ गारंटेड मिनिमम वेज, क्योंकि उनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो जिसकी वजह से कई बार क्या होता है उसकी अर्निंग भी कम हो जाती है जब तक कि उनको गारंटेड मिनिमम वेज का प्रोविजन ना हो। इम्प्रॉपर यूज ऑफ मशीनरी, जो वर्कर will increase the speed of work and this is naturally lead to destruction of machinery, wastage of material, fuel and power, क्योंकि वर्कर को अपना किया मेनली ये देखते हैं कि हमें कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी पे देखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इन जो हैंडल करना है इक्विपमेंट एंड मशीनरी को उसको प्रॉपरली कई बार नहीं करते, जल्दबाजी में वो काम करते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं। सुटेबिलिटी कहाँ पे है पीस रेट सिस्टम की, ये सुटेबल है जहाँ पे स्टैंडर्डाइज एंड रिपीटेटिव नेचर का काम होता है, एक स्टैंडर्ड और रिपीटेटिव यानी कि बार बार रिपीट होने वाली जॉब बनती हैं, जहाँ पे एम इज कंटिन्यूअस मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन 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 ही वहाँ का एम है, तो वहाँ पे होता है। वेयर डिग्री ऑफ फिजिकल वर्क इज मोर देन द मेंटल वर्क, यानी कि फिजिकल वर्क ज्यादा हो एज कम्पेयर टू मेंटल वर्क। वेयर आउटपुट ऑफ वर्कर कैन बी मेजर, जहाँ पे आउटपुट है वर्कर की उसको मेजर किया जा सके। वेयर वर्कर कंटिन्यू एट द सेम जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड, एक वर्कर है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए लंबे समय तक काम करे उसके लिए। वेयर द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब कैन बी मेजर एक्यूरेटली, किसी जो कि कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए वहां पे। देन वे द वर्क डज नॉट रिक्वायर पर्सनल स्किल ऑफ हायर ऑर्डर, पर्सनल स्किल ज़्यादा ऑर्डर की नहीं रिक्वायर्ड होती, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये था टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।